जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जिस प्रकार से नई सूचना मिली है, जो वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को तुरंत आंध्र प्रदेश पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पे कांग्रेस का बहुत मजबूत किला था। वाईएसआर कांग्रेस, वाईएसआर रेड्डी जो वहां के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में हुआ करते थे, उनकी स्थिति ये होती थी 40 में 39 सीटें कांग्रेस जीता करती थी और यूपीए की जो 2 सरकारें बनी उसमें बहुत बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का था और वाईएसआर का था। वाईएसआर का हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई, निधन हो गया। उनके बेटे को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो नाराज हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई और उनके बेटे बहुत मजबूत हो गए। जगन रेड्डी मुख्यमंत्री बने, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई और वहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस बिल्कुल पृष्ठभूमि में चली गई। कांग्रेस के अंदर तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की और वाईएसआर कांग्रेस, ये 2 मुख्य प्रतिद्वंदी दल बने। तेलुगु देशम पार्टी कभी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी, कभी यूपीए के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक टॉलिंग फिगर थे आंध्र प्रदेश के और वाईएसआर कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग थी। तो पिछली बार तेलुगु देशम पार्टी को वाईएसआर कांग्रेस ने रौंद दिया और इस प्रकार के चुनाव में, इस बार के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी ने वाईएसआर कांग्रेस को रौंद दिया। कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और वहां पे बहुत सारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है। अब वो प्रदेश है जो एक प्रकार से डिसाइड करता है कि वो साउथ के साथ है या नॉर्थ के साथ है, क्योंकि आज के तारीख में भारत के अंदर साउथ इंडिया में कम से कम ये एक उन लोगों को लग रहा है कि भारतवर्ष के अंदर जो साउथ स्टेट्स को वजन मिलना चाहिए था, तवज्जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। उनको इसलिए लग रहा है, जैसे प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि वायनाड में जो इतना विभीषिका आई, आपने बड़ा छोटा सा योगदान दिया और गुजरात को आप सारा योगदान दे देते हैं। और केरला के, ये वहां की कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है, जो रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस भी कहती है, यही स्टालिन भी कहते हैं, वहां के लोगों पे सीबीआई ईडी रेड होती रहती है, उनको जेल भेजते रहते हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये होना नहीं चाहिए कि साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच में एक प्रकार का, इस प्रकार का भ्रम पैदा हो और दरार पैदा हो। फिर वो जो लैंग्वेज का मुद्दा हुआ, वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया वालों को लगा कि जैसे हिंदी को थोपा जा रहा है। और नॉर्थ इंडिया में अमित शाह जी ने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, स्टालिन अपने को बचाने के चक्कर में, अपनी खाल बचाने के चक्कर में इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। खैर असलियत क्या है वो तो भगवान जाने। लेकिन असली मुद्दा जो सबसे ज्यादा जोर पकड़ा जिसने, वो था डिलिमिटेशन का। आपको पता ही है, नया संसद बना और नए संसद में करीब 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बनाने की कुर्सियां लगाई गई, पूरा भवन बड़ा किया गया। इसलिए अभी 543 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं और जो अगर डिलिमिटेशन के बाद 200 संख्या बढ़ जाती तो इस पार्लियामेंट में लोगों को बिठाना संभव ना होता, इसलिए नया पार्लियामेंट बना दिया गया। डिलिमिटेशन में कहा गया कि जनसंख्या के आधार पे नए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की जाएंगी। अब यहां मुश्किल फंस गई, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट है, वहां पे जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, उन्होंने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। नॉर्थ इंडिया ने इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं किया, हमने मंदिर मस्जिद में फोकस किया, हमने कब्र खोदने में, मस्जिद खोदने में, इसमें ज्यादा ध्यान रखा। तो क्योंकि उनके यहां लिटरेसी ज्यादा थी, इसलिए उनके यहां पॉपुलेशन कम बढ़ी। और नॉर्थ इंडिया के अंदर क्योंकि हमने लिटरेसी पे ध्यान नहीं दिया, लोगों को मस्जिदों के सामने नारे लगाने पे और बवाल करने पे ध्यान दिया, तो इसलिए लिटरेसी नहीं बढ़ी, और लिटरेसी नहीं बढ़ी तो पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि लिटरेसी और पॉपुलेशन का एक सीधा संबंध है। अब सवाल यह है कि अगर डिलिमिटेशन होता है और पॉपुलेशन के हिसाब से होता है तो साउथ इंडिया की सीटें तो कम हो सकती हैं, नॉर्थ इंडिया की सीटें 200 बढ़ सकती हैं।
तो अभी भी साउथ इंडिया को ये लगता है कि भैया हम किसी भी पार्टी को जिता दें, हमारी तो कोई वॉइस ही नहीं है। वॉइस तो है नॉर्थ इंडिया वालों की। जैसे आपको याद होगा 1977 में जब इंदिरा जी का पूरा नॉर्थ इंडिया से पत्ता साफ हो गया था, इसके बावजूद 135 सीटें साउथ इंडिया में उनको मिली थी। और साउथ इंडिया तब भी कुछ नहीं कर पाया था कि उन्होंने 80% सीट कांग्रेस को दी थी, तब भी मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, नॉर्थ इंडिया ने अपने प्रधानमंत्री बनाए थे। और आज के तारीख में भी नॉर्थ इंडिया बीजेपी को वोट करता है, साउथ इंडिया बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन बीजेपी के ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया के पार्लियामेंट नंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी संख्या कम है, नॉर्थ इंडिया की ज्यादा है। अब ये डिलिमिटेशन जब हो जाएगा और अगर साउथ इंडिया की सीटें कम हो जाएंगी या कम नहीं भी हुई उतनी भी रह जाएंगी जितनी आज हैं, और नॉर्थ इंडिया की सीटें 200-250 बढ़ जाएंगी, तो साउथ इंडिया वालों को ऐसा लगता है कि उनकी बातों का महत्व खत्म हो जाएगा और उनको इग्नोर इससे भी ज्यादा किया जाएगा जैसा आज उन्हें किया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर फीलिंग है। ये तमिलनाडु के स्टालिन में फील करते हैं, ये केरला के पिनारी विजयन भी करते हैं, ये कांग्रेस भी करती है, ये तेलंगाना में भी करते हैं। ये जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं वो ये फील करते हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है और उनके बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया पे सारा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्र हित में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट सब एक बराबर है। हमारे लिए तो हर देश का नागरिक भारत का नागरिक है। तो इसलिए स्टालिन ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने साउथ स्टेट्स के लोगों को बुलाया था मीटिंग करने के लिए कि डिलिमिटेशन का हम विरोध करेंगे, कि डिलिमिटेशन अगर पॉपुलेशन के आधार पर होगा तो साउथ की वॉइस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस मीटिंग में बाकी लोगों ने तो अटेंडेंस दी, लेकिन इसमें जो जगन रेड्डी हैं जो वाईएसआर कांग्रेस के, उन्होंने अटेंड नहीं किया। केवल भारत सरकार से निवेदन किया कि किसी भी स्टेट की सीट कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही लाइन जो है अमित शाह जी ने ली थी। अमित शाह जी ने भी ये कहा था किसी भी स्टेट की सीट कम नहीं होगी, यह नहीं कहा था कि किसी की बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी सीटें अगर बढ़ेगी नहीं लेकिन कम नहीं होंगी, उतनी की उतनी रहेंगी। और साउथ नॉर्थ इंडिया की सीटें अगर 200 बढ़ जाएंगी, इसका मतलब जो साउथ इंडिया के लोगों का ये डर है कि नॉर्थ इंडिया उन्हें डोमिनेट अभी जो कर रहा है उससे ज्यादा डोमिनेट करेगा डिलिमिटेशन के बाद, जिसकी वजह से सारे साउथ इंडिया के चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो रही हैं। वहां पे आंध्र प्रदेश में जो दो मुख्य शक्तियां हैं, चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस। चंद्रबाबू नायडू क्योंकि एनडीए का पार्ट है और रूलिंग है वहां पर, उसका भारतीय जनता पार्टी से समझौता है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लाइन नहीं ले पा रहा है, स्टैंड नहीं ले पा रहा है। और वाईएसआर कांग्रेस ने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। पहले भी लास्ट सरकार में भी चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे और चंद्रबाबू ये जगन रेड्डी भी कर रहे थे, अभी भी वही स्थिति है। इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि जो लोग डिलिमिटेशन के विरोध में हैं वो उनको एक थर्ड ऑल्टरनेटिव की तरह आज ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी हो जो डिलिमिटेशन का विरोध करके नॉर्थ के डोमिनेशन का जो साउथ के ऊपर हो रहा है उसको रोके। तो इसके लिए कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, अवसर है कि वो आंध्र प्रदेश में अपनी जो पुरानी जड़ है उसको मजबूत कर सके। तो राहुल गांधी को इसलिए ध्यान देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को इसलिए भी ध्यान देना चाहिए, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे जमायते इस्लामी हिंद के मदनी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और वक्फ बिल पे जिस प्रकार से उनके सारे अधिकारों पे हनन कर रहे हैं और उसके अंदर हस्तक्षेप हो रहा है, उन पे कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए कोई भी मुसलमान उनके लीग का भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में तो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी करते हैं, अपना रोजा अवतार भी करते हैं, उनके यहाँ भी जाते हैं, गोल टोपी भी लगा लेते हैं, झप्पी भी लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इलेक्शन में हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को भड़का के वोट ले लेते हैं। तो अगर, और उन्होंने बाकी जो मुस्लिम संगठन है उनसे भी सहयोग मांगा, तो अगर सारे मुस्लिम संगठन एकजुट हो गए और उनके पास भी आंध्र प्रदेश के अंदर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो डिलिमिटेशन के विरोध में तो एक तृतीय शक्ति के लिए, थर्ड फोर्स के लिए बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बन रहा है। और पूरा, क्योंकि मुसलमान पॉपुलेशन तेलंगाना में भी बहुत है और आंध्र प्रदेश में बहुत है, तो अगर ऐसे लोग जो ये फील करते हैं नॉर्थ इंडिया का डोमिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पे पहुंच रहा है, वो एकजुट होते हैं और सारे मुसलमान एकजुट होते हैं, तो वहां पे वाईएसआर कांग्रेस के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी और तेलुगु देशम पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं राहुल गांधी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पे जो वाईएसआर की बेटी जो वहां की कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है, वहां पे विशेष ध्यान दें, वहां पे कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि आज मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश के लोग
एक विकल्प ढूंढ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू का और वाईएसआर कांग्रेस का। और ये अवसर है कांग्रेस के लिए साउथ के अंदर कंसोलिडेट करने का और पूरे साउथ के अंदर एक ऐसी शक्ति स्थापित करने का जिससे कोई भी पार्ट हिंदुस्तान का डोमिनेट बहुत ज्यादा न करे और किसी ऐसे पार्ट जिसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो उस पर दबाव न बना सके, उस पर डोमिनेट न कर सके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।